आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोग 9th क्लास का भाई केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई जहाँ तक पढ़ लिया था, तो उसके आगे अपना टॉपिक है कि जो एटम है वो प्रकृति में पाए कैसे जाते हैं। भाई जैसे कि एक एटम है, तो क्या एक एटम क्या ऐसे ही घूम रहा होगा, ठीक है। पाने का मतलब ये है कि भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पाए कैसे जा रहे हैं, परिवार के साथ पाए जा रहे हैं। यानी कि जो हम लोग हैं वो अकेले नहीं रह सकते हैं, हम परिवार के साथ ही रह सकते हैं अभी तो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एटम होते हैं वो बेचारे अकेले नहीं घूम सकते, यानी कि वो इंडिविजुअल रूप से नहीं पाए जाते। यानी कि जो एटम है वो इंडिविजुअल रूप से नहीं पाए जाते। पहली बात क्लियर हो गई। ऐसा कोई एटम है जिसमें सिंगल ही एटम? हाँ, ऐसे एटम हैं जो सिंगल रूप से पाए जाते हैं, पर यहाँ पे समानता बोला गया कि समानता इंडिविजुअली वो नहीं पाए जाते, ठीक ठीक है। तो यानी कि एटम किस रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो एटम एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल में करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या है भाई, अब मॉलिक्यूल को भाई ध्यान से समझो। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलकर, ठीक है, जो बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, टू, ठीक है, और मोर एटम्स, ठीक है, अच्छा मोर नहीं लिखा, लो मोर लिख दिया। मोर एटम्स कंबाइन टूगेदर केमिकली। भाई केमिकली का मतलब क्या हुआ कि केमिकली जुड़ गए वो, यानी कि उनमें एटम की शेयरिंग हुई या तो ट्रांसफ़र हुआ एटम, ठीक। तो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भाई थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहूँगा तुम लोगों का, ठीक है। तुम लोगों ने नाम सुना होगा एलिमेंट, तुम लोगों ने सुना होगा मॉलिक्यूल, तुम लोगों ने सुना होगा कंपाउंड, ठीक है भाई। और तुम लोगों ने सुना क्या होगा, तुम लोगों ने सुना होगा सब्सटेंस, है ना भाई, सब्सटेंस सुना होगा। तो इन सब में अंतर क्या है, आज का टॉपिक हम यही कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं बेसिक वाला, उसके बाद ये भी अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो मॉलिक्यूल भैया मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को जब भाई मिक्सचर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कंपाउंड वगैरह वैसे बता दिया था, पर यहाँ भी देखो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। चलो यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि भाई मैंने किस किस में बताया, एलिमेंट, और किस में अंतर बताने जा रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूल कंपाउंड मेन ये है, ठीक है। अब देखो भाई जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो सिंगल टाइप्स के एटम से बना, जो सिंगल टाइप के एटम से बना हो क्या, उसे एलिमेंट बोलेंगे, है भाई सूजल। तो क्या यार इतना भूल गए, इसने बिल्कुल सही तो बोला, जो सेम टाइप के एटम से बना हो, के एटम से बना हो। फॉर एग्जांपल एलिमेंट अपना क्या क्या है, हाइड्रोजन है ना, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोल में जो कल वाली लिस्ट याद कराई थी, तो वो सारे क्या एलिमेंट ही तो है। कंपाउंड क्या है, जो टू और मोर एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है कैसा कैसा, केमिकली भाई, क्योंकि दो एलिमेंट तो हम ऐसे भी मिला सकते हैं। मैंने चीनी ले ली, पानी ले लिया, क्या कंपाउंड हो गया, वो क्या केमिकली मिल जाते हैं भाई चीनी और पानी, नहीं ना, वो तो बस फिजिकली मिलते हैं, उनको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। मिक्सचर वाले में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पर भाई मैंने क्या किया, दो प्रकार के एलिमेंट को मैंने जोड़ दिया, ये लो H2O भाई जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया, तो ये एक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और NaCl मैंने जोड़ दिया, सोडियम और क्लोरीन को जोड़ दिया। अपना जो टेबल सॉल्ट होता है, जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भाई घर में यूज़ करने जाने वाला नमक का फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है, या टेबल सॉल्ट क्या है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये सब तो कंपाउंड कहलाएंगे। अबे मॉलिक्यूल किस चिड़िया का नाम है, देखो भाई मॉलिक्यूल की परिभाषा क्या बताई, जब
तो क्या है ये, टू और मोर एलिमेंट कम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टू और मोर टाइप कर लो ना, ये लो, टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट जब कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, ठीक है। अब ठीक है, कोई अलग अलग तरह के एटम होंगे ना। बेटा जब एलिमेंट अलग होगा तो एटम अलग नहीं होंगे, जब एलिमेंट अलग होगा तो एटम अलग नहीं होंगे क्या, तब, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। भाई मॉलिक्यूल का मैंने बताया जब दो और मोर टाइप के, क्या टू और मोर टाइप लिखा है क्या मैंने, टाइप नहीं लिखा, मैंने केवल ये लिखा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल केवल और केवल संख्या पे डिपेंड करता है एटम की। मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, एटम की संख्या पर। कंपाउंड डिपेंड करता है एलिमेंट की टाइप पर, यानी कितने टाइप के एलिमेंट इसमें जुड़े हैं। तो भाई अगर मैं केवल एक सिंगल क्या लूँ, एक सिंगल एटम लूँ मैं हीलियम का, तो ये क्या मॉलिक्यूल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा बेटे, ये तो एक ही सिंगल हो गया ना। अब मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, क्या हाइड्रोजन गैस क्या ये एलिमेंट है, बेटे एलिमेंट है, ये एलिमेंट है क्योंकि प्योर एटम इसमें जुड़े हैं एक ही टाइप के। क्या ये मॉलिक्यूल है, क्या एक से ज़्यादा इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, वन टू और मोर, ठीक है। तो क्या एक से ज़्यादा एटम है इसके अंदर, तो ये मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है बच्चे, कंपाउंड केमिकली कंबाइन नहीं है। बेटा कंपाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रकार का एलिमेंट है। जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड भी कहलाता है। अब ये बताओ, मैंने यहाँ NaCl लिखा, तो भाई क्या ये मॉलिक्यूल है, बेटा मॉलिक्यूल है ना। इसमें एटम की संख्या कितनी, अलग अलग टाइप के एटम हो गए ना, ठीक है, कंपाउंड भी है, यानी कि ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। थोड़ा अंतर आ रहा है समझ में, कि यानी कि दुनिया का हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, पर दुनिया का हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। बात समझ में आई, क्योंकि जैसे मैंने शब्द बोला कंपाउंड, तो इसका मतलब है इसके अंदर एटमों की संख्या एक से तो ज़्यादा है ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। बात समझ में आई। तो जहाँ एटम की संख्या एक से ज़्यादा हुई वो क्या हो गया, अपना मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। पर हर मॉलिक्यूल कंपाउंड तो हो नहीं सकता। क्या हर मॉलिक्यूल में भाई अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होते हैं, नहीं। भाई मैंने हाइड्रोजन ले लिया है ना, हाइड्रोजन के अंदर के अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, नहीं क्या, हाँ तो एलिमेंट तो है ही है बच्चे, एलिमेंट तो है ही है, ठीक है। अभी तो हमने एक्सप्लेन तो किया, कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है, एलिमेंट है, किसी केस में कंपाउंड है। ठीक है। पर ये देखो हमें ध्यान में इतना रखना है इन दोनों में अंतर क्या है, ये केवल हमें संख्या दिखाता है। अगर जहाँ मैंने शब्द लिया मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो मुझे भाई नहीं पता कि ये एलिमेंट है कि क्या ही है, केवल मुझे संख्या पता लग गई कि इसके अंदर जो एटम की संख्या है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। पर जहाँ मैंने कंपाउंड लिया, इसका मतलब ये जो है अलग अलग प्रकार के एटम, वो एलिमेंट से मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है, ना कि एटम से, एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। इसकी जब मिक्सचर वगैरह करा रहा था तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी, पूरा एक मैंने चार्ट बनाया था कि इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट वगैरह करते हैं। तो बाकी खैर इतना इनफ है अभी के लिए। आ गया ना समझ में, आ गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि भाई जैसे कि मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुमको क्या समझाया कि जो एटम होते बेचारे अकेले नहीं घूमते, है ना, एटम अकेले नहीं घूमते, यानी किसी न किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। तो किस रूप में मिलेंगे, मॉलिक्यूल के रूप में। तो क्या ये मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, है ना, एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। बस मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो संख्या में अकेला नहीं घूमेगा, किसी न किसी एटम के साथ वो मिलकर रहेगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई ना। अब देखो कुछ हमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं भाई अपन लोगों ने ले ली हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के क्या जो एटम होते हैं, क्या वो H केवल घूम रहे होते हैं, नहीं, वो होते हैं H2। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2 होता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। बेटा सिंबल ही तो है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से तो रिप्रेजेंट करते हैं H2O, ठीक है। यानी कि इससे देखो हमें अभी एक और डेफिनेशन समझ में आई मॉलिक्यूल की। मैंने ले लिया टेबल सॉल्ट NaCl, टेबल सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्या होता है NaCl। मैंने ले ली मीथेन गैस, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है CH4, ठीक है। अब भाई मैंने जो ये चीज़ें लिखी, तुमसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा कि भाई इनके मॉलिक्यूल क्या है, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, जो जो पूछे जाते हैं। तो अब ये बात बताओ कि मैंने भाई वाटर लिया,
तो भाई मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को अलग कर देता हूँ और ऑक्सीजन को अलग कर देता हूँ। चलो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया और मैंने हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मैंने वाटर के मॉलिक्यूल से लिए? हाँ लिए। तो अब ये बताओ क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाटर की तरह होगी या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर की तरह होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। यानी कि कंपाउंड में कुछ ना कुछ तो खास बात है ना भाई? यानी कि इसके एटम में कोई खास बात नहीं है। खास बात किस में है? कंपाउंड में खास बात है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कंपाउंड ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके अंदर उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है। फिर से, एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल, उस पार्टिकल में मैटर की प्रॉपर्टी हो। सबसे छोटा पार्टिकल नहीं बोला, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल बोला जिसमें मैटर की प्रॉपर्टी हो। बेटा ये क्या मैटर ही तो है, ये सब मैंने क्या बताया, हमें चारों ओर जो दिख रहा है वो सब मैटर ही तो है, पदार्थ ही तो है। तो भाई मैंने वाटर लिया, तो तुम मुझे बताओ वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या तो क्या बोल दोगे? एटम बोल दोगे। पर बेटे क्या केवल ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम क्या वाटर की प्रॉपर्टी हमें दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो मैं फिर तुमसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि वाटर का ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल बताओ जिसके अंदर वाटर मैटर की यानी वाटर की प्रॉपर्टी हो। बेटा इसको बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस ठीक है, तुम बोलोगे भैया H2O सर जी, H2O। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। मैंने तुमसे बोला भाई मीथेन का मॉलिक्यूल बताओ, आंसर यही होगा। मीथेन एक प्रकार की बच्चे गैस है, जो गोबर गैस वगैरह हमारी होती है ना, तो उसके अंदर से यही निकलती है मीथेन वगैरह। जितने भी अपने गीले कचरे वगैरह होते हैं ना, जब वो सड़ता गलता है तो उसके अंदर से मीथेन ही गैस निकलती है। ठीक है, तो मीथेन एक प्रकार की गैस हुई। अब मैंने तुमसे पूछा मीथेन का मॉलिक्यूल क्या है, तुमने बोला CH4। अब मैं इसको दूसरी भाषा में पूछ लूँ कि भाई मीथेन का ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल बताओ जिसके अंदर मीथेन गैस की प्रॉपर्टी हो। CH4। अब भाई मैं CH4 को अगर और छांट दूं, मैंने कार्बन अलग कर दिए, 4 हाइड्रोजन अलग कर दिए, तो क्या ये अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। तो क्या मैं इनको वो वाला पार्टिकल इनको मैं बोल सकता हूँ जो इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? नहीं। तो यानी कि वो पार्टिकल कौन है? CH4 है। अलग कर दिए तो ये तो अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो क्या ये अलग अलग एटम या एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे क्या भाई? नहीं दिखाएंगे। यानी कि इधर से हमको मॉलिक्यूल की भाई परिभाषा क्या समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है कि भाई मॉलिक्यूल की परिभाषा क्या है। ठीक है, यहाँ तुम लोग लिख लेना थोड़ा सही से कि मॉलिक्यूल की परिभाषा क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल लिख लो, जो भी लिख लो। ठीक है, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी पदार्थ। मैंने सब्सटेंस भी बोला था ना, पार्टिकल मतलब कण, कण टुकड़े कण। ठीक है, तो एटम होता है। अरे बेवकूफ, एटम सबसे छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है ना। हम टुकड़े को बेटा पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का ऐसा सबसे छोटा टुकड़ा। पार्टिकल मतलब कण यानी टुकड़ा। ठीक है, ये कोई साइंस का वर्ड नहीं है पार्टिकल, जो कंफ्यूज हो रहे हो। ये नॉर्मल वर्ड है पार्टिकल। ठीक है, आँख में मेरे छोटे छोटे पार्टिकल पड़ गए, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल विच। अच्छा, एटम मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्टिकल। हाँ बच्चे, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट दिस सब्सटेंस। ठीक है, इस ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जो मर्जी लिख लेना, है ना, जो तुम्हें इंग्लिश सही लगे। मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना, यानी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमें दिखाए। ठीक है, अपना लिख लेना। क्या समझ में आ गई भाई मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, अगर मॉलिक्यूल को एटॉमिक लेवल पर तुम डेफिनेट करोगे तो ये होगा कि यानी एटॉमिक लेवल पे भाई मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो दो या से ज़्यादा एटम से बना हो।
और ऐसे भाई किसको बोलते हैं? ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की, ठीक है, मैटर सब्सटेंस एक ही चीज़ है, ठीक है, क्या करे, उसकी प्रॉपर्टी दिखाए। भाई मैंने वाटर ले लिया, मैंने और छोटा कर दिया इसको, ठीक है, तो भाई देखा यार प्रॉपर्टी आई नहीं रही, यानी कि परिभाषा बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है। अब एक चीज होती है एटोमिकटी। एटोमिकटी ऑफ आ, क्या ले, मैटर ले, मैटर लिख लो या सब्सटेंस लिख लो, यानी कि भाई किसी मैटर की या किसी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल इज बेटर, मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, किसी मॉलिक्यूल की एटोमिकटी क्या है भाई? उसके अंदर जितने एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटोमिकटी है, बस खत्म। अरे भाई ये है, इसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, तो एटोमिकटी 3 हो गई। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बताने की ज़रूरत है? ये है, ज़रूरत है? इस NaCl में बेटे 4 कहाँ से हो गए? उस दिन मैंने क्या समझाया था, जब सिंबल के अंदर क्या समझाया था? अगर एक कैपिटल एक छोटा है तो वो एक ही एलिमेंट है, अगर 2 कैपिटल है तो अलग अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो 2 ही है ना, ये कैपिटल C है, स्मॉल l है, कैपिटल N है, स्मॉल a है, तो यानी कि ये अलग है सोडियम और इसको बोलते हैं क्लोरीन। तो एक एटम इसका, एक एटम इसका, यानी कि इसकी 2, इसकी 5, इसकी 2। तो बच्चों की चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल के नाम लिखवा रहा हूँ जो कि तुमसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का नाम बताओ। अब ये सब चीज़ देखो लिखवाऊंगा भाई, जिसकी ज़रूरत होगी ये सब तुम्हें NCERT में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, सारा ये लिखवा दूंगा, बुक में क्या पढ़ोगे। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे भी चाहिए। हाँ बच्चे करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, NCERT पढ़ो, जितनी किताबें मिल रही हैं जितना चाट दो, ठीक है, जितनी क्षमता हो तुम्हारे में। तो समझ में आ गया। अब कुछ मॉलिक्यूल में लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, उनको देखेंगे। कुछ मॉलिक्यूल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भाई हाइड्रोजन गैस सबको पता है, तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम है वो 2 एटम आपस में मिले होते हैं, तो यानी कि H2 बनाते हैं, यानी कि इसका मॉलिक्यूल क्या हो गया? H2 हो गया। क्लियर? ऑक्सीजन गैस भाई इनहेल करते हैं हम, O2। ओजोन भाई सुना है किसी ने? ओजोन, ओजोन लेयर सबने सुना है। तो भाई ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम जुड़े होते हैं? 3। फॉस्फोरस सबने सुना, नॉन मेटल है, तो उसमें उसके 4 एटम आपस में मिले होते हैं, P4। बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के 4 एटम है, ठीक है। ये सल्फर है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है, यानी सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम पाए जाते हैं? 8। क्लोरीन गैस है Cl2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हमारे वातावरण में पाई जाती है, पोल्यूशन का कारण होती है, इससे अपनी एसिडिक रेन भी होती है, तो SO2। सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 2। अमोनिया एक प्रकार की गैस है, ठीक है भाई। अमोनिया जब भी कोई जीवित चीज़ यानी जो लिविंग थिंग, जब कोई चीज़ मर जाती है, जब वो सड़ती गलती है, तो उसमें से जो स्मेल आती है वो अमोनिया की होती है, ठीक है। जो अजीब सी स्मेल नहीं आती है तो वो इसकी होती है, और इसका भाई अपना फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं अमोनिया वगैरह का, और जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अमोनिया, ठीक है। तो NH3। फिर इथानॉल, इथानॉल यानी कि अपनी जो एल्कोहल होती है, जो एल्कोहल का कंजप्शन वगैरह किया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है इथानॉल। तो इथानॉल का होता है C2H5OH, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। आयोडीन, लो आयोडीन का लिख देते हैं भाई, मैं लिखा नहीं है ना इसमें, लो आयोडीन होता है I2, यानी कि आयोडीन जो हम भाई नमक वगैरह में हमारे पाया जाता है, ठीक है, तो उसके 2 एटम आपस में मिले होते हैं, यानी I2। एल्कोहल ये तो रहा, ठीक है। मिथेन अपना CH4 हो गया, मिथेन गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये एक अम्ल है, ये एक एसिड है जो कि हमारे पेट में निकलता है, ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक। हमारी पाचन, वो भोजन को पचाने में मदद करता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारे वातावरण में होती है CO2। तो ये कुछ हैं यूज़, ठीक है। ऑक्सीजन O2 बता दिया, तो ये कुछ हैं, हम अभी यूज़ होंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। वाटर का भी बताना पड़ेगा, अभी पीछे बताया तो था। वाटर का क्या हो गया? H2O, ठीक है। तो ये नोट, ये तो रहा, ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट है भाई, इस पे न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं पेपर पे, ध्यान से देख लो।
इसमें भाई तुमसे ना एक कंपाउंड दे देगा और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पूछेगा। अब यार ये मास क्या होता है? क्या भाई हमने मास ऑफ एटम पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि भाई जो कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया होगा, एक मॉलिक्यूल अपने को दिया होगा, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उनका जो मास का सम होगा वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल दिया होगा, उसके अंदर जितने भी एटम है, एटम के मास को हम जोड़ देंगे तो जितना मास आएगा वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का ही मास होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ समझने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे कि अब हम उदाहरण चलते हैं। भाई इसने बोला कि आप H2O का मास बताओ मुझे। क्या बोला? H2O का मास बताओ, यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, ठीक है। अब ये U क्या होता है ये हम अच्छे से समझ चुके हैं भाई। यूनिट 1 यूनिट 4 14 यूनिट 16 यूनिट 32 यूनिट 12 यूनिट, ठीक है। तो मैंने साइड में लिख दिया, इन चीज़ों को कुछ याद कर लेना नहीं पेपर में। हाँ, AMU पहले बोलते थे, अब U बोलते हैं, ठीक है। अब इसने ये बोला भाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। भाई कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? तो करना ही पड़ेगा ना, जमा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। कितने ऑक्सीजन है? एक ही है, है ना। वो वैसे ऐसा है ना कि क्वेश्चन में जब देते हैं तो कई क्वेश्चन में दिया होता है मास, नीचे लिख के एक मॉलिक्यूल दे देंगे और एटम के मास दिए होंगे, नहीं तो याद कर लेना, हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो भाई 1 × 2 जमा 16 कितना आ गया? 18U। तो अगर कोई पूछेगा वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है मॉलिक्यूलर, तो 18U। बात क्लियर? ठीक है, और निकाल लेते हैं, आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई NH3 क्या है? ये अमोनिया, अभी पीछे पढ़ा था, इसका मास निकालो। तो भाई इसके अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो नाइट्रोजन का कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, यानी 1 × में 3, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो 14 + 1 कितना? 14 + 3 कितना हो गया? 17U, ठीक है। ठीक है, और करते हैं, अभी और करेंगे, ठीक है, और करते हैं। समझ में आ रहा है? बोलेगा तो निकाल दोगे ना। अब इसने मेरे को बोला भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके एक मॉलिक्यूल का बताओ। भाई कार्बन एक है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 12 जमा में 32 कितना आ गया? 44U। क्लियर? क्या हुआ भाई, कहीं गड़बड़ी है क्या? नहीं, ठीक है। अपन लोग भाई मीथेन के बारे में भी पढ़ा था। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है पर हाइड्रोजन 4 है, तो 12 जमा 4 16U, ठीक है। और अभी कितने मॉलिक्यूल पढ़े थे? लाओ सबका ही निकालते हैं। अल्कोहल का ये लो भाई, अल्कोहल बड़ी याद आ रही तुम्हें। C2H5OH। भाई कार्बन का कितना है? मतलब अबे कार्बन 2 है, कार्बन का होता कितना है? 12, पर कार्बन 2 है, जमा हाइड्रोजन कुल मिला के कितने? 5 जमा 1 बेटा 6 है, ये भी तो है। हाँ मिलाओ भाई, साथ में मिलाओ। 6 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, पर ये 6 है, ऑक्सीजन बेचारा एक ही है। तो 12 × 2 24, 1 × 6 6 प्लस में 16 कितना आ गया? यहाँ पे आया 6, ठीक है। 3 4 46 यूनिट, ठीक है। और SO2 का निकाल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16 और 2 हैं इसके एटम, तो 32 प्लस में 32 64 यूनिट। देख रहे हो कितनी भारी गैस है सल्फर। आयोडीन बोल रहे हो? आयोडीन का इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो तुम याद करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाइट्रोजन का दे तो रखा है 14, ठीक है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया भाई ये वाला टॉपिक? चलो ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना, पेपर में आता है। और ये कुछ है याद कर लेना, क्लोरीन का भी याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, मिटो। हाँ तो कार्बन है नहीं ये, तो लगा तो दिया 12, ठीक है। कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हाँ बच्चे, कार्बन से बहुत चीज़ें बनती।
कार्बन असल में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे में कार्बन पाया जाता है। जो गैस होती है जो प्लांट जो नेचुरल हमारे कंपाउंड है जितने भी, कार्बन के ऊपर पूरा टॉपिक है बच्चे 10th क्लास में, पूरा चैप्टर है, का पूरा कार्बन के ऊपर चैप्टर ही है। अब हमें पढ़ना है भाई आयंस। आयंस क्या होता है? आयंस होता क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम है अपने पास 15 मिनट, कर लेते हैं आयंस। ठीक है, तो भाई आयंस क्या होता है ये ध्यान में रखो। चलो क्या भाई, ये बात मैंने तुम लोगों को बताई थी कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात सिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग किसका एटम लें भाई, किसका एटम लें, किसका एटम लें? अबे एटम लेना है मेरे भाई एटम लेना है हमको, जो तुम्हें पसंद आए। हाइड्रोजन का लोगे? चलो सबसे सिंपल हाइड्रोजन ही ले लेते हैं भाई। अपन लोगों ने हाइड्रोजन का एटम लेना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा और इसके कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये रहा अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा अपना एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का होगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता भाई। तुमने ये देखा। अब ये बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है। जो ऑक्सीजन है उसमें 16 U वाला नहीं लिखेंगे, कितने नंबर पे आता है वो देखना है। किसमें पूछ रहे हो बेटा? वो मास है और एटॉमिक नंबर अलग होता है। मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। जो उसका मास होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का मास होगा वही पूरे एटम का मास होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो उसका मास कहलाता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये बात बता चुका हूँ। ठीक है भाई, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। बात ही समझ, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे अपना एक भाई मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो भाई ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये दो, इसको हम आम भाषा में समझते हैं। ठीक है, आम भाषा में हम ऐसे समझते हैं कि भाई ये हम खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर सबको पता है, रस्सा खींच। तो भाई ये रस्सा हम खींच रहे हैं, इधर लगे हैं 4 लोग और इधर लगे हैं 4 लोग। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले इधर खींचते हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले इधर खींचते हैं। भाई ये इधर खींचते हैं तो हमने बोल दिया ये पॉजिटिवली चार्ज है। वो उधर खींचते हैं, अगर ये भी इधर खींचते तो इनको क्या बोलते? पॉजिटिवली बोलते। पर ये उधर खींच रहे हैं, इनको बोल दिया नेगेटिव वाली टीम है, नेगेटिवली चार्ज है। और दोनों में हट्टे कट्टे आदमी है दोनों टीम में, और सबके पास ताकत बराबर है। तो क्या ये रस्सा कभी हिलेगा? क्या 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रस्सा नहीं हिलेगा। यानी कि मैं पूरे में बोल सकता हूँ कि कुल मिला के जो इनमें ताकत है वो 0 है, कोई रस्सा हिल नहीं रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर से मैंने एक बंदे को हटा दिया, 3 हो गए। अब रस्सा इस तरफ आएगा कि उस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो क्या मैं बोल दूं इसके अंदर जो कुल मिला के ताकत है वो पॉजिटिव वालों की तरफ है? तो मैं क्या बोल दूं इनके अंदर जो ताकत है वो +1 है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी एक को हटा दूं तब तो फिर बराबर हो जाएगा। यानी कि एक बंदा यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है ताकत के मामले में, तो बोल सकता हूँ +1 है, बोल सकता हूँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए। अब उस तरफ रस्सा जाएगा तो कितनी ज़्यादा ताकत है? 1 ज़्यादा ही तो है। इधर 4 थे, इधर 5 हो गए, तो एक बंदा उधर ज़्यादा है। पर ये माइनस में होगा कि माइनस में एक बंदा ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से देखो एटम के ऊपर आते हैं। भाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। क्या यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे? तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बात ही समझ। तो भाई एक ताकत इस पे है, एक ताकत इस पे है, तो कुल मिला के ताकत एटम के पास कितनी हो गई? 0 हो गई क्या? तो यानी कि ये एटम चार्ज नहीं है, है ना, चार्ज है ही नहीं है।
ठीक है भाई, यानी कि ये बंदा ठीक है, उधर से भी बराबर खींच रहा है, इधर से बराबर खींच रहा है, यानी कि ये चार्ज नहीं है। बात क्लियर हुई? अब मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन भेज दिया मैंने कहीं, ये मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब इस पे ताकत कितनी हो गई, प्लस की 1। कितनी हो गई, प्लस की 1, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही तो ताकत पॉजिटिव में बढ़ गई, यानी इस पे ताकत कितने की हो गई, प्लस की 1। तो अब क्या मैं बोल दूं, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये चार्ज्ड है, क्या बोल सकता हूं, ये चार्ज्ड है, बोल सकता हूं। अब या तो मैंने ऐसा किया कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया इसे, तो अब कितनी ताकत हो गई, माइनस की 1, क्योंकि माइनस में एक बंदा ज़्यादा हो गया ना, देखो एक इधर है, दो इधर हो गए। तो अब भी क्या बोल सकता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो चार्ज्ड है, बोल सकता हूँ। तो ऐसा प्रकृति में होता है भाई, चार्ज वाले एटम होते हैं, और इनको ही क्या बोला जाता है, क्या बच्चे, इक्वल नंबर होते हैं। अरे इक्वल नंबर होते हैं क्या, मैं लेन देन नहीं कर सकता उसमें, वही तो तुम्हें पढ़ना है, आगे मॉलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है, वही तो तुम्हें पढ़ना है। तो यानी कि आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इसमें जो चार्ज है वो है आयंस। अच्छा ये बताओ, क्या दुनिया के सारे एटम आयंस हो सकते हैं, नहीं, नहीं हो सकते ना, फिर से मॉलिक्यूल कंपाउंड वाला सिस्टम है इसमें भी। क्या सारे आयन एटम होते हैं, हाँ, है ना, बिना एटम के आयंस कहाँ से बन जाएंगे, एटम में ही तो हमने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दे दिया है, कम कर दिया, तभी तो आयन बना अपना, तो है तो वो एटम ही। यानी कि सारे एटम आयन नहीं होते, पर सारे आयन एटम होते हैं। क्या आयन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। और ये बात भी अब समझ में आ गई इतना पढ़ने से, कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि चुंबक के अंदर अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आयन का भी मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया है, आ गया है, ठीक है। न्यूट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं। किसका, न्यूट्रॉन बेचारा बीच में फंसा रहता है, प्रोटॉन भी बीच में ही रहता है, इलेक्ट्रॉन ही आता जाता है, ठीक है, ठीक है भाई, इतना हो गया, ठीक है। डेफिनेशन उतार लेना। अब इसके अंदर देखो, अब अपने पे रह गया है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, ठीक है। आज हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने क्या सीखा, मॉलिक्यूल के बारे में सीखा, यानी कि हमने ये सीखा कि जो एटम होते हैं वो बेचारे अकेले नहीं घूम पाते हैं, वो किस रूप में घूमते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में घूमते हैं। तो यानी कि एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं, पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम अकेले घूम लेते हैं, ठीक है, ऐसे उनको बोलते हैं नोबल गैस, उनको बोला जाता है नोबल गैस। भाई गैस किस लिए, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस है ये कि जितने भी ऐसे एटम है जो अकेले घूम लेते हैं वो गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नोबल उसको बोला जाता है जो राजा होता है, बोलते हैं ना नोबल प्राइज, सबसे बड़ा प्राइज। तो नोबल जो राजा, यानी जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही स्टेबल रह सकता है, बात आई समझ। तो ऐसे एग्जाम्पल है हीलियम, हीलियम का अकेला एटम काम कर जाता है, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। और क्या बताया, जेनॉन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन भी होता है भाई, ठीक है। तो ये सब है अपनी नोबल गैस, यानी कि इनकी एटोमिकटी क्या होती है, मोनो एटॉमिक होते हैं भाई, मोनो एटॉमिक, यानी कि ये अक्रिय होते हैं, इन्हें दूसरे की ज़रूरत ही ना है, कोई दिक्कत ही ना है, ऐसे ही पाए जाएंगे, ठीक। तो इतना समझ लिया, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आयंस के अंदर भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, आयंस के बाद मॉलिक्यूल बनाना सीख लेंगे, आयंस को समझेंगे तो मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। और मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपन लोगों को वही कल जो लिखवाया था मैंने, ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं लिखवाया था, जो तुम लोगों को मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एटॉमिक नंबर लिखवाए थे मैंने 30 तक एलिमेंट के, वो हमें याद होगा, तब जाके बहुत अच्छे से बना पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को ठीक है। कैटायन कहेंगे। हाँ, ये सब बताऊँगा, कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, ठीक है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये भी समझ लेंगे। बेटा सिंबल तो करना ही पड़ेगा, कहाँ से बनाओगे, फॉर्मूला कहाँ से बनाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।